हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है ऑरिक्टोलेगस यानी खरगोश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रश्न आते हैं वो या तो इसका डायग्राम आ सकता है या इसका टीएस ऑफ टेस्टिस आ सकता है, उसका डायग्राम आ सकता है। सर्टोली सेल या इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल का फंक्शन आ सकता है और इसमें पाए जाने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो और उनका फंक्शन आ सकता है। तो पहले मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ इसका स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें मैंने नंबर डाल रखे हैं, तो इन नंबर के हिसाब से हम इसको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो मेन पार्ट है इसका वो है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण। एक जोड़ी वृषण जो है टेस्टिस के मेल में पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमेन कैविटी के बाहर वृषण कोश में। ये वृषण कोश है, वृषण कोश में पाए जाते हैं। स्क्रॉटल सैक, क्या कहेंगे इसको? स्क्रॉटल सैक में पाए जाते हैं। ये एब्डोमेन कैविटी में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि एब्डोमेन कैविटी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उस टेम्परेचर पर स्पर्म्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है और यही कारण है कि टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन से खिसक करके एब्डोमेन के बाहर यहाँ पर एक कैविटी होती है टेस्टिस सैक, उसमें उपस्थित होते हैं। यहाँ इंग्वेनल कैविटी, इंग्वेनल कैनाल है। इस कैनाल के द्वारा ये सरक करके कहाँ पर आ जाते हैं? स्क्रॉटल सैक में आ जाते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? ओवल शेप के हैं, आपको दिख रहे हैं। इसमें ब्लू कलर मेंशन कर रखा है लेकिन पिंक कलर के होते हैं। 0.40 mm लंबे होते हैं और जो है किशोर अवस्था में ये इंग्वेनल कैनाल से सरक कर स्क्रॉटल सैक में आते हैं, जबकि शिशु अवस्था में ये एब्डोमिनल कैविटी में ही उपस्थित होते हैं। खरगोश के अंदर इंग्वेनल कैनाल चौड़ी होती है और जिसके कारण से ये कभी कभी यहाँ से सरक करके एब्डोमिनल कैविटी में पहुँच जाते हैं और इसमें दिखाई नहीं देते हैं और इस अवस्था को कहते हैं गोपिक वृषण और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रिप्टोकिड। ठीक है, तो ये और टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्म्स बनेंगे और जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट किए जाते हैं टेस्टिस के द्वारा। अब हम सेकंड पार्ट स्क्रॉटल सैक के बारे में हमने बता दिया। अब हम स्क्रॉटल सैक के बाद में यहाँ देखिए आप, टेस्टिस से जो बाहर नलिका निकलती है हाईली ट्यूब्यूलर, अत्यधिक कुंडली चपटी नलिका निकलती है जिसको कहते हैं एपिडिडमस। ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है और इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये टेस्टिस के ऊपर की साइड में जो पार्ट है इसको कहते हैं कैप्यूट। कैप्यूट के बाद में इसके अंदर की साइड में यहाँ कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है कॉर्पस, और नीचे की साइड में ये जो पार्ट है ये कॉडा। अब आप नाम देखें, इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। एपिडिडमस जो है इसके जो 3 पार्ट हैं उनका नाम उनकी पोजीशन के आधार पर, कैप यानी ऊपर का भाग होता है, टोपी, तो ये ऊपर का भाग है। कॉडा मतलब टेल वाला पार्ट है, तो ये टेल वाला पार्ट है। और हाईली कॉइल्ड और सबसे ज़्यादा जो लंबा पार्ट है वो है कॉर्पस, जो यहाँ अंदर की तरफ कॉइल्ड संरचना है। तो एपिडिडमस जो है अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कहाँ से निकल रही है? टेस्टिस से बाहर आ रही है। ये लंबी है, चपटी है और हाईली कॉइल्ड संरचना है। 6 मीटर लगभग लंबी होती है, 3 भागों में बटी होती है। कैप्यूट भाग जो डॉर्सल साइड में है, कॉडा भाग जो इसके अधर सतह पर है और कॉर्पस भाग। कॉडा वाले भाग से यहाँ तंतु जैसी संरचना निकली रहती है जो टेस्टिस को किससे जोड़ रही है? तो टेस्टिस के अधर सतह को स्क्रॉटल सैक से जोड़कर रखती है। टेस्टिस के अधर सतह को स्क्रॉटल सैक से जोड़कर रखती है। ये तंतु जैसी संरचना कहलाती है गुबर्नेक्युलम। इस गुबर्नेक्युलम की सहायता से टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक से अटैच है अधर वाले भाग से। इसी तरह से आप कैप्यूट वाले भाग से देखो,
कैप्यूट वाले भाग से लंबा फाइबर जैसी संरचना, तंतु जैसी संरचना एब्डोमेन कैविटी की तरफ जा रही है। ये एब्डोमेन कैविटी की तरफ जा रही है और ये कहलाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड का क्या फंक्शन है? जिस तरह से टेस्टिस का अधर भाग स्क्रोटल सैक से अटैच है गुबर्नेक्युलम के द्वारा, उसी तरह से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जो एब्डोमेन की जो कैविटी है उस कैविटी से अटैच रहता है। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा ही, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ ही इसमें जो आर्टरीज हैं और जो नर्व सप्लाई है टेस्टिस में, वो इसके द्वारा, इसके साथ साथ में होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? तंतु जैसी संरचना जो टेस्टिस के ऊपर वाले भाग को एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करके रख रही है, और गुबर्नेकुलम कौन सा पार्ट है जो टेस्टिस के अधर सतह को स्क्रोटल सैक से जोड़ करके रख रहा है। तो ये दोनों ही क्या है? फाइब्रस जो है तंतु हैं, फाइब्रस तंतु हैं जो इसको टेस्टिस को अपनी पोजीशन पर बना करके रखते हैं। एपिडिडमस, एपिडिडमस जो है, एपिडिडमस का थर्ड पार्ट कौन सा है? कॉडा वाला पार्ट। तो कॉडा वाले पार्ट के बाद में एपिडिडमस एक चौड़ी नलिका में ओपन होता है। ये चौड़ी नलिका है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये चपटा नहीं है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर स्तंभ आकार की कोशिकाएं हैं और ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, और बीच बीच में रोमिल कोशिकाएं भी हैं। तो ग्रंथिल कोशिका है मतलब यहाँ कुछ न कुछ सिक्रीट हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है जो कॉडा एपिडिडमस से निकल रहा है, ये ट्यूबुलर पार्ट, ये कहलाता है वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस कॉडा एपिडिडमस से निकल करके इंग्वेनल कैनाल से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गया, और एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच करके ये अपनी तरफ की जो यूरेटर वाला पार्ट है, उस यूरेटर वाले पार्ट के पीछे से होकर के ये यहाँ इस तरफ से और इस तरफ से होते हुए ये ओपन होता है सेमाइनल वेजाइकल में। ये पार्ट है सेमाइनल वेजाइकल का। तो ये जो है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस जो चौड़ी नलिकाकार संरचना है, अंदर ग्लैंडुलर सेल्स हैं इसके, और जो है कॉलुमिनर सेल्स हैं, और कहीं कहीं पर रोमिल सेल्स भी हैं। और इसका फंक्शन क्या है? एक तो यहाँ जो स्पर्म्स बने हैं, इन स्पर्म्स को कैरी करके ले जाता है कहाँ पर? सेमाइनल वेजाइकल में। साथ साथ में इसकी जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो क्षारीय यानी एल्कलाइन लिक्विड सिक्रीट करती हैं, जो एल्कलाइन लिक्विड सिक्रीट करती हैं जो वाइट कलर का होता है, और जो इसको स्पर्म को लुब्रिकेट करता है, यानी इसको जो है आगे मूवमेंट के लिए, मैटिंग के बाद में जब स्पर्म्स वेजाइना से होते हुए और गर्भाशय से होते हुए ओविडक्ट तक पहुंच रहे हैं तो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है ये म्यूकस। ठीक है, तो ये जो है ये सिक्रीट किया जाता है वासा डिफरेंस के अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनके द्वारा। अब एपिडिडमस किस में ओपन हो गए? सेमाइनल वेजाइकल में। सेमाइनल वेजाइकल जो है यहाँ पर शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राणु स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर शुक्राणु जो है ये यहाँ सेमाइनल वेजाइकल है, तो यहाँ सेमाइनल वेजाइकल में भी इसमें एक द्रव सिक्रीट होता है इसके द्वारा भी, जो इसको जो है कुछ मात्रा में न्यूट्रिशन देता है और कुछ मात्रा में मोबिलिटी देता है स्पर्म्स को। अब सेमाइनल वेजाइकल वाला पार्ट और यहाँ पर आप देखिए यूरिनरी ब्लेडर वाला पार्ट, ये दोनों ही पार्ट यहाँ ओपन होते हैं कॉमन डक्ट में। इस कॉमन डक्ट को कहते हैं यूरिथ्रा। क्या कहते हैं? यूरिथ्रा, जिसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर भी ओपन हो रहा है और जहाँ पर सेमाइनल वेजाइकल भी ओपन हो रहा है। तो ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर सीमेन, तो इसलिए इसको यूरिथ्रा या क्या कहेंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, और इसीलिए मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक साथ क्या कहा जाता है? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, अब यूरिथ्रा जो है ये आगे की तरफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बनाता है ये कहलाता है पेनिस। पेनिस इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, पेनिस इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, हाईली जो वस्कुलर पार्ट है ये, और इसका जो है आगे का जो पार्ट होता है ये ग्लैंस पेनिस, ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।
पेनिस जो है इसके बाहर एक ढीली त्वचा का आवरण होता है जिसे कहते हैं प्रीप्यूस। और पेनिस के दोनों साइड में आप ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं जो बना रखे हैं, ये हैं ग्लैंड्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हैं। ठीक है, इसका भी हम बाद में बताएंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर, हमने जो डिस्क्राइब किया टेस्टिस के बारे में हमने बता दिया। नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 स्क्रॉटल सैक का बता दिया, नंबर 3 जो मेंशन कर रखा है एपिडिडमस का बता दिया। एपिडिडमस के बाद में जो है वासा डिफरेंसा हमने बता दिया। वासा डिफरेंसिया ओपन होते हैं सेमाइनल वेजाइकल में, सेमाइनल वेजाइकल और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा जो है आगे कंटिन्यू होता है पेनिस वाले पार्ट में। पेनिस जो है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी ग्लैंड्स। ये जो डायग्राम है जैसे मैंने बताया, यहाँ पर पेनिस के दोनों साइड में यहाँ पर, और ये ग्लैंड्स हैं। तो 4 ग्लैंड्स हैं, ये 4 ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड, एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, ओवल होती है, लार्ज होती है और प्रेजेंट यूरिथ्रा के वेंट्रल साइड में उपस्थित है। प्रत्येक प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, इसमें 3-4 लोब्स होती हैं और प्रत्येक लोब सेपरेट जो है यूरिथ्रा में ओपन होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है? ये सफ़ेद एल्कलाइन स्पेसिफिक केमिकल सिक्रीट करती है जो स्पर्म्स को सक्रिय बनाते हैं, जिससे शुक्राणु मादा की योनि से गर्भाशय में होते हुए अंततः अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। और इससे जो है सीमेन गाढ़ा भी होता है। इसमें कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और फ्रक्टस शुगर भी इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन। तो यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ऊपर की साइड में जो सिंगल है, और इसमें 3 या 4 लोब हैं जो अलग अलग ओपन हो रही हैं यूरिथ्रा में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो इसकी ग्लैंड है वो है कॉपर्स ग्लैंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की साइड में है। बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड एक जोड़ी है, छोटी है, ओवल शेप की है, यूरिथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट है। ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सिक्रीट करती है, पारदर्शी द्रव जो है ये सिक्रीट करती है, जो मैथुन उत्तेजना के समय निकल करके मूत्र मार्ग को क्षारीय व चिकना बनाता है, जिससे शुक्राणु हेतु मार्ग सुरक्षित बन सके। और थर्ड ग्लैंड है पेरिनल ग्लैंड, और थर्ड ग्लैंड है पेरिनल ग्लैंड और फोर्थ है रेक्टल ग्लैंड। पेरिनल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड जो है ये जो केमिकल सिक्रीट करती हैं, ये केमिकल जो है जंतु के अंदर मैथुन इच्छा जागृत करते हैं। पेरिनल ग्लैंड भी एक जोड़ी है, रेक्टल ग्लैंड भी एक जोड़ी है। पेरिनल ग्लैंड ग्रीन कलर की है और कॉपर्स ग्लैंड के नीचे है, रेक्टम के पास में है। और रेक्टल ग्लैंड कौन सी है? एक जोड़ी जो पेरिनियल ग्लैंड के भी नीचे है, येलो कलर की है, पेरिनियल ग्लैंड के पास में उपस्थित है। तो ग्लैंड के नाम और ग्लैंड के फंक्शन अगर पूछे जाते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और कौन सी हो गई? पेरिनियल ग्लैंड एंड रेक्टल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये फिरोमोन सिक्रीट करती हैं जो मैथुन इच्छा को जागृत करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। और कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इनका संबंध जो है ये स्पर्म से, स्पर्म की मोबिलिटी से और स्पर्म के न्यूट्रिशन से है। ठीक है, तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप यहाँ पर देखें, ये डायग्राम भी आपके आ सकता है। टीएस ऑफ टेस्टिस जो है उसके बाहर एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल का आवरण है, उसके अंदर वो बंद है। तो ये जो कैप्सूल का आवरण है, टेस्टिकुलर कैप्सूल, ये बना होता है विज़रल पेरिटोनियम से। पेरी मतलब परिधि, विज़रल पेरिटोनियम के नीचे क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर कई क्या पाई जाती हैं? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ इनके बीच में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है पूरा। ठीक है, और यहाँ बीच में आप देख रहे हैं ये सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं बीच में, ये सेल्स कहलाते हैं लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल का क्या फंक्शन होता है? ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं।
इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स जो है क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, जिसका फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना और जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू करवाना। ठीक है। और यहाँ आप एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम संरचना देखें, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सबसे बाहर की तरफ जो सेल हैं वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स यानी जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है वो इन जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में होती है। इन जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के बीच बीच में यहाँ पर आप ये लंबे सेल्स दिख रहे हैं, ये जो लंबे सेल्स हैं ये कहलाते हैं सर्टोली सेल्स, या इन सेल्स को नरिशिंग सेल्स भी कहते हैं। नरिशिंग मतलब पोषण देना। पोषण किसको देते हैं? डेवलपिंग स्पर्म्स को पोषण देते हैं। अब जर्मिनल एपिथेलियम वाले जो सेल्स हैं उनमें क्या होगा, मियोसिस की प्रक्रिया होगी। तो मियोसिस के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होगी जिससे स्पर्म्स बनेंगे। तो इस तरह से ये स्पर्म फॉर्मेशन होता है जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा। ठीक है। तो इसमें जो है सर्टोली सेल का फंक्शन आ गया। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है? नरिश करना स्पर्म को। इंटरस्टिशियल सेल का क्या फंक्शन है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना। ठीक है। और जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स हैं इनमें मियोसिस की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर आप एक और डायग्राम देखें। ये डायग्राम बता रखा है कि यह टेस्टिस वाला पार्ट है, तो सबसे बाहर की जो बाउंड्री है टेस्टिस कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही ये पार्टीशन लाइन बन रही है। ये सेप्टम, सेप्टा मतलब क्या होता है, पार्टीशन। और यहाँ पर ये अत्यधिक कुंडलित जो संरचना है इस सेप्टा के अंदर वो है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये जब बाहर की तरफ यहाँ पर आ रही हैं तो यहाँ पर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। तो इस जाल जैसी संरचना को कहेंगे रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के अंदर ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स थोड़ी कम कुंडलित हो जाती हैं और 20-30 रेटिटेस्टिस जो हैं इस कुंडलित अवस्था में उपस्थित हैं। इस 20-30 रेटिटेस्टा से जब बाहर निकलती हैं तो ये नलिकाकार संरचना कहलाती है वासा इफ्रेंशिया। अब वासा इफ्रेंशिया भी जब टेस्टिस से बाहर आती है तो ये बनाती है एपिडिडमस। जैसा कि बताया एपिडिडमस के 3 पार्ट हैं। पहले क्या बनेगा, कैप्यूट ऊपर वाला भाग, कैप्यूट के बाद में साइड वाला भाग जो कहलाता है कॉर्पस एपिडिडमस, कॉर्पस एपिडिडमस, और उसके बाद में ये जब नीचे की तरफ आ जाता है तो ये कहलाता है कॉर्डा एपिडिडमस। ठीक है। तो इनमें सबसे जो लंबा पार्ट होता है वो होता है कॉर्पस एपिडिडमस। कॉर्डा एपिडिडमस जो टेस्टिस के नीचे की साइड में उपस्थित है और कैप्यूट एपिडिडमस जो इसके ऊपर की साइड में स्थित है। और एपिडिडमस से जब नलिकाकार संरचना बाहर आती है वो कौन सी है, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस का क्या बताया था, ये थोड़ी चौड़ी है, इसके अंदर की तरफ ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं और कॉलमिनर सेल्स हैं और कहीं कहीं पर सिलियरी सेल्स भी हैं। और वासा डिफरेंसिया जो है ये टेस्टिस, ये स्क्रोटल सैक से ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी और ये ओपन होती है कहाँ पर, ये ओपन होती है सेमाइनल वेजाइकल में। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने पढ़ा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। इसके अलावा जो है ग्लैंड्स और ये वाला डायग्राम और इनके फंक्शन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।